नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान, जानिए कितनी बड़ी आपकी पेंशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। ईपीएफओ की ओर से पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है, तो इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाली है आप सभी की पेंशन भोगियों ने सौंपा 8वें वेतन आयोग का प्रारूप। जहां दोस्तों पेंशन 70% और फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए के साथ मांगे मंजूर। जहां दोस्तों आखिरकार पेंशन भोगियों ने जो है 8वें वेतन आयोग का कैसे प्रारूप सौंपा है, और दोस्तों पेंशन आपकी 70% के साथ साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि एफए में 5,000 के साथ मंजूरी कैसे होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी खबर की, तो डीए में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर की घोषणा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एम्प्लॉयज के लिए अच्छी खबर आ रही है कि कर्मचारियों के बल्ले बल्ले होने वाली है। 56% डीए बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के एरियर का तोहफा जो है वो आप सभी को मिल सकता है। तो किस तरीके से डीए बढ़ोतरी मिलेगी, किस तरीके से एरियर का तोहफा आप सभी को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएस नाडिफा पेंशन योजना को लेकर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी खबरों को बिना किसी देरी के सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान, जानिए कितनी बढ़ी आप सभी की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर कामकाजी व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। साल 2025 में ईपीएफओ ने पेंशन और वेतन बढ़ोतरी के लिए कई नए नियम लागू किए हैं, जिससे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इन नए बदलावों से न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को भी सुरक्षित यहां से किया जा सकेगा। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बात करें तो 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक के सफर की सबसे पहले हम बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सबसे बड़े बदलावों में से एक ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में भारी वृद्धि। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह पर स्थिर थी, जो वर्तमान महंगाई के दौर में अपर्याप्त थी। अब इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। ये बढ़ोतरी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में काफी इजाफा होगा, और इस कदम से लाखों पेंशन भोगियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा होगा। वहीं वेतन सीमा में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो 15,000 रुपए से 21,000 रुपए तक की सफर की हम बात करते हैं। ईपीएफओ ने साल 2025 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया। वेतन सीमा को 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपए कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे। पहले 15,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए केवल 15,000 तक का ही वेतन पेंशन की गणना के लिए माना जाता था। अब यह सीमा बढ़कर 21,000 रुपए हो गई है, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। यह कदम विशेष रूप से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ ने कई अन्य सुविधाओं की भी यहाँ पर जो है घोषणा की है। पीएफ निकासी की सुविधा की बात करें तो एटीएम कार्ड की सहूलियत दी गई है। ईपीएफओ ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। ये सुविधा आपातकालीन स्थिति में बेहद मददगार साबित होगी। पहले पीएफ से पैसे निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन जरूरतों के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि पीएफ एक दीर्घकालीन निवेश है जो कि रिटायरमेंट के समय आप सभी के लिए काम आएगा। साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि बैंक की भी आजादी देती है। ईपीएफओ ने साल 2025 में सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रणाली यानी कि सीपीपीएस लागू की है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नई प्रणाली के तहत पेंशन किसी भी बैंक से प्राप्त की जा सकती है, और पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर की समाप्त हो गई है आवश्यकता। और इसमें पहले अगर कोई पेंशन भोगी अपना बैंक बदलना चाहता था तो उसे पीपीओ ट्रांसफर कराने की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब यह समस्या हल हो गई है। पेंशन भोगी आसानी से अपनी पसंद की किसी भी बैंक में पेंशन जो है वो ले सकता है।
साथ ही साथ यहाँ पर इक्विटी निवेश के विकल्प को लेकर बात करें तो अधिक रिटर्न्स की संभावना, यानी कि दोस्तों ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नया विकल्प पेश किया है। वे अब फंड का एक हिस्सा सीधे शेयर बाजार में निवेश कर सकती हैं। ये विकल्प उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने पैसों पर अधिक रिटर्न चाहती हैं, थोड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार निवेश जोखिमों से भरा हुआ है, इसलिए ऐसे निर्णय से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित होगा। ईपीएफओ ने इस विकल्प के साथ सुरक्षा उपाय भी किए हैं ताकि कर्मचारियों की भविष्य का पैसा सुरक्षित हो सके। साथ ही आईटी सिस्टम अपग्रेड यानी कि तेज और पारदर्शिता क्लेम प्रोसेसिंग को लेकर भी बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने जून 2025 तक अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, जिससे क्लेम प्रोसेसिंग तेजी और पारदर्शी की जा सके। यह अपग्रेड ईपीएफओ के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों को अपने क्लेम, पेंशन और अन्य सेवाओं के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने घर या फिर कार्यालय से ही ऑनलाइन इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये सिस्टम अपग्रेड न केवल कर्मचारियों की समय की बचत करेगा बल्कि ईपीएफओ की संसाधनों का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। साथ ही समझे कि अपनी पेंशन की गणना आखिरकार आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन गणना एक विशेष फॉर्मूले से की जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम बताएं तो पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा या पर सेवा अवधि और 70 से डिवाइड किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी भी कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 है और उसने 35 वर्ष तक सेवा की है तो उसकी पेंशन 10,050 रुपये प्रति माह होगी, जो कि 21,000 गुणा 35 डिवाइड 70 से करेंगे तो 10,050 रुपये की पेंशन आ जाएगी। नए नियमों के तहत वेतन सीमा बढ़ने से अधिकतम पेंशन भी बढ़ गई है। यह गणना समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपकी भविष्य में पेंशन का अनुमान भी आप लगा सकते हैं और उसके अनुसार अपनी वित्तीय योजना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने कई बड़े बदलाव किए हैं। आईटी सिस्टम अपग्रेड, इक्विटी निवेश का विकल्प, सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रणाली, पीएफ निकासी, ऐसे तमाम तरीके के अपग्रेड किए हैं। साथ ही 15,000 से 21,000 रुपये तक की वेतन सीमा को बढ़ाया है और 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक की पेंशन बढ़ाने पर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए काम चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज है। कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले हैं। डीए में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर के तोहफे को लेकर बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 54% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर के भुगतान की घोषणा कर दी है। ये फैसला लाखों कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिरता मजबूत करने को साबित होगा। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में हम विस्तार से जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 महीने के एरियर को लेकर। जी हां दोस्तों, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान करने का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिलेगी जिससे वे अपनी बचत और निवेश को और भी ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। साथ ही 56% डीए में बढ़ोतरी कितनी मिलेगी आपकी सैलरी, इसके बारे में बात करें तो अगर किसी भी कर्मचारी की मासिक सैलरी 20,000 रुपये है तो उसे 11,200 रुपये अतिरिक्त डीए मिलेगा। वहीं अगर सैलरी 50,000 है तो 28,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये वेतनमान के अनुसार अलग अलग होगा, लेकिन हर सरकारी कर्मचारी को इससे फायदा जो है वो जरूर मिलेगा। क्या ये फैसला पूरे देश में लागू होगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है। तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकारें अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार इसको लागू कर सकती है। कुछ राज्य पहले से ही अपने कर्मचारियों को इस तरीके की लाभ देने की योजना बना रही हैं, कुछ राज्य अभी भी सोच रही हैं। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर राज्य अलग अलग लागू कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अब सरकार के फैसले की बात करें तो इसमें सकारात्मक पक्ष की बात करें तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौती की बात करें तो सरकार की वित्तीय बजट पर अतिरिक्त दबाव जो है वो इससे पड़ेगा। हालांकि फैसला कर्मचारियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। इससे न केवल उनकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि उनका आर्थिक भविष्य भी जो है इससे सुरक्षित होगा। लेकिन अभी राज्य सरकारें लागू इसे करेगी या फिर नहीं करेगी। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन अभी तक किसी को भी इस योजना के तहत लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। अभी डीए पुराने बेसिक पे मिल रहा है और आम सभी के लिए 18 महीने का डीए एरियर की किस्तें भी अभी खाते के अंदर जारी नहीं की गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार के ऐलान के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आज जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में अंतिम मोहर जो है ब्याज पर लग सकती है और इसी के बाद आप सभी के लिए बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।